पे कुछ बात करने वाले हैं। और स्फेरिकल मिरर कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ये यहाँ पे कन्वेक्स और आपके सामने स्पून का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। यस ये स्पून का वो वाला हिस्सा है, आप खाते नहीं है, बैक साइड है, स्पून की बैक साइड है ये, बोलिए। यस सर। और ये फ्रंट साइड है उसकी, जो आप यूज करते हैं। फ्रंट से। हाँ यस। अच्छा, फ्रंट साइड अंदर की तरफ केव्ड होती है, कर्व्ड सर होती है। कनकेव। हाँ, कनकेव। तो फ्रंट साइड को हम कनकेव साइड बोलते हैं, ठीक है, कॉनकेव साइड बोलते हैं। और जो कर्व्ड कन्वेक्स। उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। कभी यस सर। स्पून को कभी तुमने सामने से ऐसे रखकर अपना कभी चेहरा देखना, आज देखना सर जाके। इन्वर्टेड होता है। हाँ, जिन लोगों ने नहीं देखा, अलग अलग पोजीशंस पे करोगे, आगे पीछे ले जाओ ऐसे करके, इसी तरह से उसको उल्टा करके देखना, ठीक है। तो बेसिकली जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो स्फेयर से बने होते हैं, तभी नाम होता है स्फेरिकल मिरर, है ना? यस सर। यस सर। स्फेयर से बने होंगे तभी नाम है उनका स्फेरिकल मिरर्स। एक स्फेयर बना लेते हैं हम लोग, ये सपोज करते हैं कि स्फेयर है, और इस स्फेयर से अगर हमने मिरर को निकाला है काट कर, मान लो इसको ऊपर से अगर हम कट कर देते हैं ऐसे बीच से, तो यहाँ पे आपको 2 सरफेसेस मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक ये वाला सरफेस मिल रहा है, बोलो। इनर एंड आउटवर्ड। एक ये वाला मिल रहा है, इस स्फेयर को हमने कट किया, 2 सरफेस मिल रहे हैं। ये वाला जो सरफेस है जो इधर मिल रहा है आपको राइट साइड पे, और एक सरफेस आपको मिल रहा है लेफ्ट साइड पे स्फेयर का, दोनों का ही सेंटर कौन सा होगा? ये होगा। यस सर। दोनों का सेंटर यही होगा। क्लियर दिख रहा है ना Yes, सभी को? जरा भी प्रॉब्लम आ रही हो Yes, तो sir. बताना। क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, दोनों का सेंटर हमने बीच में लिया है, तो दोनों की रेडियस भी यही होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, दोनों का सेंटर एक होगा, बीच में होगा दोनों की रेडियस। बस एक चीज होगी कि एक जो लेफ्ट साइड वाला हम मान लेते हैं इसको A, इसको मान लेते हैं B। अच्छा, जो A वाला मिरर है उस मिरर के पीछे आपको सेंटर मिल रहा है ना? यस सर। A के पीछे मिल रहा है ना सेंटर, और B के सामने मिल रहा है सेंटर। यस सर। बोलो, A के पीछे मिल रहा है, यानी मिरर ये है, यहां रे आएंगी, इस तरह टकराएंगी, ऐसे आएंगी, ये ऐसे टकराएंगी इसके ऊपर रे, ठीक है। ये पीछे वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अंदर वाला कैसा सरफेस है इसका? पॉलिश्ड। सर पॉलिश्ड। अंदर पॉलिश वाला सरफेस। इसका बाहर वाला पॉलिश्ड होगा, यस सर। और अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा। यस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एक के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे पड़ रहा है सेंटर, ए वाले मिरर के पीछे पड़ रहा है, और एक मिरर ऐसा है जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ठीक सामने पड़ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। आ रही है। जिस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सेंटर पड़ता है उसका नाम होता है कॉन्वेक्स। क्लियर? और जिसके सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पड़ता है उसका क्या नाम होगा? कॉनकेव। कनकेव। बोलो, ये समझ रहे हो आसानी से? यस सर। यस सर। कनकेव के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस भी यही होगी, आर। यस सर। और इसकी रेडियस पीछे होगी। रेडियस की जो लेंथ होती है
और जहां पे जाके हम जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेडियस को मेजर करते हैं उसमें पहला पॉइंट तो सी कहलाएगा सेंटर, दूसरा पॉइंट पी कहलाता है पोल। पोल क्या होता है? जो मिरर है उसके सेंटर पे एक पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच में, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का उसका अपर्चर का मिड पॉइंट। हाँ बिल्कुल, उसको दो हाफ में, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है पोल। और इधर भी ऐसा ही पोल होगा एक यहाँ पे आपका, बोलिए। यस यस सर। सर। तो सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाती है, और सिंस ये कर्व्ड मिरर के लिए यूज हो रही है इसलिए उसका नाम हम रख देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसका नाम रख देते हैं क्योंकि कर्व्ड मिरर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्योंकि कर्व्ड मिरर के लिए यूज कर रहे हैं अगेन। अच्छा, सेंटर और पोल के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, फोकस। हम कहते हैं फोकस। यहां पे भी इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, उसको हम कहेंगे फोकस। क्लियर है इतना सभी को? यस। एक और बात, कौन सी बात? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, और फोकस बस हाफ होता है दोनों का। पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल फोकल लेंथ। लेंथ। फोकल लेंथ। हाँ, तो ये फोकल लेंथ कहलाती है आपकी, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा फोकल लेंथ रेडियस का हाफ है। यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? बताइए, कोई बच्चा जो जिसको दिक्कत आ रही हो समझने में? नो। बोलिए। नहीं? चलो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो हमने इतनी अंडरस्टैंडिंग से दो चीजें देख ली। क्या क्या देखा हमने? कि दो तरह के मिरर हैं, स्फीयर को काट के बनाए गए हैं, ठीक है। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा, यानी रेज आकर यहाँ पे लड़ रही कॉनकेव। है, वो आपका क्या कहलाएगा? सर कन्वेक्स। सर कॉन्वेक्स। कन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, सर कनकेव। बाहर से पॉलिश्ड होगा, कनकेव। वो कहलाएगा आपका कॉनकेव। कॉनकेव। दोनों मिरर के सेंटर से एक लाइन पास हो रही होगी, बिल्कुल पोल से होती हुई, प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। हाँ, एक्सिस बोलते हैं, और मोर प्रिसाइसली प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या से क्या खुल जाता है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसका सेंटर पीछे होगा या आगे होगा? आगे होगा सर। आगे हो। कहाँ पे होगा ना? सर आगे हो। यस सर। सर आगे होगा। ये हो गया सेंटर। इसका सेंटर यहाँ पे है, बिल्कुल बीचों बीच में क्या होगा? फोकस होगा। सर फोकल। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस। बोलो, इतनी बात क्लियर है? यस इस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पूरा जितना व्हाइट से मैंने एरो बनाया है, ये क्या कहलाता है बताओ? सर अपर्चर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपर्चर, ठीक है। क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। अपर्चर का सिंपल मतलब ये होता है कि मिरर का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्शन के लिए अवेलेबल है, मिरर का वो हिस्सा जो रिफ्लेक्शन के लिए एक्सपोज्ड है, अवेलेबल है, ठीक है। तो वो इतना ही हिस्सा है ना कि रेज आकर उसके ऊपर लड़ेंगी। अच्छा, इधर आ जाते हैं। इधर आपको क्या दिख रहा है? पोल है, तो इधर राइट साइड पे सेंटर होगा कहीं, यहाँ पे। यस। बीच में इसके राइट साइड में फोकस होगा, और राइट साइड में ही फोकल लेंथ होगी। सारी चीजें राइट साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर के राइट साइड में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये स्फीयर इधर बन रहा है ना, ऐसे देखो,
यस सर। कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये स्फीयर ऐसा है, इस स्फीयर का हिस्सा रहा होगा ये। बोलो बेटा। यस सर। हाँ यस सर। क्या, ये तो हो गई बेसिक चीजें दोनों के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है, आगे चलते हैं। और अब यही सारी चीजें हम तुमको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के एनिमेशन के साथ। ये देखो ध्यान से। ये प्लेन सरफेस है, ठीक है। इससे पहले एक चीज और दिखाते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज। ये है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में आप सब चीजें पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर पे लाइट दो तरह से इंसिडेंट हो सकती है। कौन कौन सी उस दिन बताया था, बताओ क्यों, कितनी तरह से हो सकती है? नॉर्मली सर नॉर्मल और नॉर्मली और ऑब्लिकली फॉल। सर इंसिडेंट। ठीक है, नॉर्मली और ऑब्लिकली, ठीक है। एक ये तरीका हो सकता है इंसिडेंस का। जब रे, अगर किसी भी सिचुएशन में मिरर पे जब रे फॉल करती है तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। ये भी देख लिया हमने लास्ट टाइम। यस बोलो। सर। ठीक है, बिल्कुल फॉलो करती है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में फॉलो कर रही है, क्या वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर में फॉलो करनी चाहिए या नहीं? नो सर। नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं? अभी हमने लास्ट टर्न पे सीखा था कि कैसा भी सरफेस हो, कैसा भी मिरर हो, लाइट को तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करना ही पड़ेगा। यस सर। तो अभी फिर क्यों बोला तुम लोगों ने नो सर? बोलो। जैसे हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, कॉनकेव मिरर नहीं ले रहे हैं, चलो छोड़ो, प्लेन मिरर ही ले रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम यहाँ प्लेन मिरर ही ले रहे हैं अभी। ये हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया, ये बाहर से हमने क्या कर दिया, कोट कर दिया इसको। अच्छा, इस मिरर को हम थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको बेंड किया और बेंड करके कुछ इस तरह का बना लिया, प्लेन मिरर को ही, इसी को। इस पे लाइट रे पहले भी आ रही थी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही थी, अब भी देखते हैं करती है, बिल्कुल करेगी। ये रे आती है, लाइट रे। लाइट रे आएगी तो हम क्या करते हैं सबसे पहले, बताओ? नॉर्मल बनाते हैं। यस सर। यस सर। तो नॉर्मल कैसे बनाए? सर सेंटर से ज्वाइन कर दे। नहीं, हम ये मान लेते हैं ना, ये एक छोटा सा प्लेन, ये भाई छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर बना होगा ना, ये पूरा यस सर। छोटे छोटे प्लेन मिरर से मिलकर तो बना होगा, ठीक यस है। तो हम छोटा सा हिस्सा मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। एक छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया और इसके ऊपर एक हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। चलो भाई ड्रॉ कर देते हैं एक नॉर्मल, ये देखिए, ठीक है, 90 डिग्री पे है, दिख रहा होगा। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ हो गया, तो अब क्या होगा, ये वाला जितना एंगल होगा आई, उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन वाला होगा यहाँ से। यस सर। सर I is equal to R। ये ऐसे, ये एंगल दोनों सेम होंगे ना, ये वाले? यस सर। ठीक है, ये रे हमारी यहाँ से गई, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती हुई। दोबारा हमने एक और रे यहाँ से भेजी, हर जगह से हम भेज सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बताओ? इसको छोटा सा मिरर मान के नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। यस सर। चलो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक नॉर्मल, इसके नॉर्मली लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या होगा, ये जितने एंगल पे यहाँ पे स्ट्राइक करा होगा इसने, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बोलो। यस सर। ये मान लो ऐसे निकल गई, ये हाथ से यहाँ पे थोड़ा सही बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। दो रे के बारे में तो हमने देखा, ये रे यहाँ से आई और यहाँ रिफ्लेक्ट होकर चली गई। और रे के बारे में एक दो और देख लेते हैं। ये रे हमने भेजी और फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, बोलो क्या बनाएंगे यहाँ पे? हम नॉर्मल बनाएंगे, उसके लिए छोटा सा मिरर मान लेंगे इसको, और यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इसके। उसके बाद ये रे जितना एंगल यहाँ बना रही थी उतने ही एंगल पे क्या हो गया, बोलो? सर रिफ्लेक्शन एंगल। यस सर। हाँ, एक और रे बना लेते हैं। फाइनली ये रे आकर यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है,
ठीक है, सर हाँ बेटा, सर इस टाइप ऑफ मिरर पे नॉर्मल्स पैरेलल होंगी, क्या होगी? नॉर्मल्स पैरेलल होंगी। नॉर्मल्स पैरेलल नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? नॉर्मल पैरेलल है या नहीं उससे बेटा क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ एक फ्लो में चल रहे हैं ना, रेज आ रही हैं, जहां पे टकरा रही हैं वहां पे नॉर्मल बना के उनको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराते हुए हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम सिंपली। यहाँ पे अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से नॉर्मल्स आपस में पैरेलल है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हमने कितनी रे अब तक डाली है यहाँ पे? 1 2 3 4। सारी रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही हैं, दिख रहा होगा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सारी रेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रही हैं, लेकिन एक चीज बड़ी अनोखी हुई यहाँ पे। सर एक सेंटर पे कन्वर्ज करना है। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज एक ही जगह पे मिल रही हैं, है ना? Focus. Yes. हाँ, तो जिस पॉइंट पे जब कभी भी इस तरह के कर्व में जब रेज कहां से आती हैं? पैरेलली आती हैं। सारी रेज जब पैरेलल आती हैं तो वो क्या करती हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? फोकस। ठीक है, बोलो। यस सर। क्या बताया हमने कि जब रेज पैरेलली आती हैं, और ये मिरर कौन सा है? ये तो हम लोग पहचानते हैं कौन सा मिरर ये? कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉनकेव पे जब लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं? एक पॉइंट पे मिलती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज होना। बोलते हैं रेज कन्वर्ज हो रही हैं। ये पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। आपने कभी देखा होगा ना इस तरह के मिरर से, तुमने कभी सनलाइट में इस तरह से कागज को जला देता है, कागज के ऊपर डालो सारी रेस को तो कागज भी जलने लगता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था? ये अलग अलग रेस जो थी, इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। जब उनको एक जगह उसने मिला के एक जगह फोकस करा दिया तो उनकी कलेक्टिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यस। ऐसा काम जो कर रहा है, इसकी इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए इस मिरर का नाम भी है, क्या नाम है? कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है? कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को। इसका मतलब यह है कि तुम खुद सोचो कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो बनाए गए हैं या हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकले थे? क्या लगता है? सर बनाए गए है ना? तो कोई चीज अगर हमने बनाई होती है तो वो किसी पर्पस से बनाते हैं ना। बोलो, कोई ना कोई पर्पस होगा इनका बनाने का। तो इन मिरर्स को तो हमने बनाया है, तो इसका मतलब ये जैसे प्लेन मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं, वैसे ही स्फेरिकल मिरर भी करेंगे, उसमें भी करेंगे। क्योंकि एक तरह से ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर को ही बेंड करके स्फेरिकल मिरर का शेप दे दिया गया है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टी वही फॉलो करते हैं वहां पे भी, लेकिन अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सारी वही प्रॉपर्टी फॉलो होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो एनिमेशन हम लोग देख रहे थे। देखिए, ये प्लेन सरफेस था। ठीक है, ये जब आप रे इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो इसको नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और कितना होता है बताओ? यहाँ पे 0 होता है, बिल्कुल। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ फॉलो करती है। यस सर। अब यहां देखिए, हम अलग अलग दो प्लेन मिरर्स का यूज करते हुए, 2-3 प्लेन मिरर्स का, और हम यहाँ पे स्फेरिकल मिरर्स बना लेंगे बहुत इजीली। ये लॉ आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये लॉ हम पढ़ चुके हैं, और ये लॉ हर जगह फॉलो होगा, स्फेरिकल मिरर्स में भी फॉलो होना है। ये देखिए, अगर हम इन तीनों प्लेन मिरर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करें, देखिए दोनों मिरर्स बन गए। देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ये देखिए, एक कॉनकेव है हमारा और एक कॉन्वेक्स है।
ये लाइट को फोकस कर देता है, जिसको अभी हमने देखा था कन्वर्जिंग, वो डिस्पर्स करता है, अभी हम देखेंगे डिस्पर्जन भी उसका। ठीक है, समझ गया। आइए एक चीज और देखते हैं। ये जैसा कि हमने बताया था कि ये दोनों मिरर जो है वो स्फीयर का पार्ट है, तो स्फीयर का पार्ट है तो क्या होगा, उसी स्फीयर की रेडियस इनकी रेडियस होगी, उसी स्फीयर का सेंटर इनका सेंटर होगा, सारी चीजें उसी स्फीयर की होंगी। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर जिसका ये पार्ट है, उसके बाद उस सेंटर से आप कहीं की भी डिस्टेंस ले लीजिए, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी, क्योंकि आप स्फीयर में जानते हैं सेंटर से Yes. सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस कहीं की भी ले लीजिए आप। ये देखिए बीच में एक पॉइंट दिख रहा है जो मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, क्या देख पा रहे हैं, रेड कलर से, वो Yes, पोल sir. है। पोल मिरर को दो हिस्सों में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से पोल के बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर और पोल से पास हो रही होगी। ठीक है, अब इनके ऊपर अगर हम पैरेलल लाइट रेज को डालते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होगा, देखिए दोनों मिरर अलग अलग तरह से शो करेंगे। कॉनकेव का तो हम दिखा चुके हैं आपको, कन्वर्ज कर देगा ये। कॉन्वेक्स क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, लाइट को फैला देगा। कॉनकेव का देखते हैं पहले। ये आ गई पैरेलल लाइट रेज आई और क्या किया, एक पॉइंट पे सबको फोकस कर दिया। जहां पे सारी लाइट रेज मिली उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस, सिंपली फोकस भी बोलते हैं। यही काम कॉन्वेक्स में करेंगे तो क्या होगा, देखो फैल गई लाइट रेज, इधर उधर डायरेक्शन में चली गई। अब उनको पीछे मिलाया तो वो एक पॉइंट पे मिली आके आपको, वर्चुअली उनको पीछे लाके उस फोकस पे ही मिलेंगी आके, अगर आप उनको पीछे ड्रॉ करेंगे। अभी हम इसको ड्रॉ करके भी दिखाएंगे आपको। देखिए दोनों का, एक का फोकस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही है जिसको हम कॉनकेव कहते हैं, और एक का मिरर के पीछे है। तो एक का वर्चुअल फोकस हो गया, जिसका फोकस मिरर के पीछे है, जहां पे रे एक्चुअली मीट नहीं कर रही हैं, हम डॉटेड लाइन से उनको दिखा रहे हैं, वो वर्चुअल फोकस है, हमने जबरदस्ती पीछे मिलाया हुआ है। और जहां पे एक्चुअली लाइट रे मिल रही है वो रियल फोकस हो गया, जो कॉनकेव में होता है। ठीक है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, हम लोग देख चुके हैं। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस का हाफ होती है। ठीक है, हाँ अब यहां देखते हैं आके हम लोग, ये हम कॉनकेव के बारे में ये चीज देख चुके हैं, जरा कॉन्वेक्स के बारे में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा होता है वो, उसका जो अंदर वाला सरफेस होता है वो आपका कैसा होता है, सर हाँ पॉलिश्ड होता है। अंदर वाला सरफेस आपका पॉलिश्ड है। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज देखिए, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां फॉलो हुआ था वही यहां होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये हमने पहली रे डाली। अब पहली रे जब हमने डाली तो हम क्या कर सकते हैं बताइए, इस छोटे से हिस्से को प्लेन मिरर मान सकते हैं। Yes, sir. बोलिए, हाँ तो प्लेन मिरर मान के हमने इसके ऊपर क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। ये हम इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब तुम खुद ही बताओ कि इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना है इसको अगर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसका, मान लो ये 15 डिग्री है, ठीक है, या 20 डिग्री है, जितना भी है, तो इसको भी 20 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा इधर, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ये भी 20 डिग्री पे जाएगा। सेम चीज हम मिरर के अदर पार्ट्स में भी कर सकते हैं। देखिए ये हमने यहां से लाइट रे डाली और इसको हमने मान लिया नॉर्मल, नॉर्मल मान लिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब सॉरी इसको बेस मान के यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल आपका,
अब ये नॉर्मल हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 20 डिग्री बना रहा है तो 20 डिग्री पे ही लाइट को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। ये आपका हो गया 20 डिग्री, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब आपको समझ में आया कि कैसे इसमें लाइट रे इधर उधर भाग रही है कन्वर्ज होने की बजाय। उसका रीजन क्या है सर? उल्टी तरफ से हैं? उसका रीजन क्या है बताइए। कोई भी लाइट रे आएगी यहाँ पे तो ये इधर उधर ही उसको जाना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना ही होना है हर हाल। क्लियर है? उसका रीजन ये है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर कंडीशन में फॉलो होना है। मिरर का नेचर कैसा है इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि लाइट रे जो है वो बिहेव कैसा कर रही है। ये देखिए, इससे हमें आइडिया लगता है कि ये किस तरह का मिरर है, किस नेचर का मिरर है। कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग है क्योंकि ये लाइट रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर दे रहा है। डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग है। अच्छा, डाइवर्जिंग है तो एक बात बताओ कि ये लाइट रे यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखिए यहाँ आ रही है रिफ्लेक्ट होके, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही है। तो मान लो यहाँ पे कोई बुक रखी हुई है, यहाँ पे कोई टेबल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बेड पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपकी कोई साइकिल खड़ी हुई है। क्या ये सारी चीजें आपको एट अ टाइम दिख सकती हैं इस मिरर में? यस सर। नहीं, नो सर, नहीं दिख सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख सकती, कुछ लोग कह रहे हैं दिख सकती हैं। सब लोग अपना अपना रीजन बताइए। दिख सकती हैं तो क्यों नहीं दिख सर सकती? नहीं दिख सकती। नहीं दिख सकती हैं। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी चीज को देखने के लिए मतलब कोई भी चीज, जैसे बुक यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, अगर आपकी बुक यहाँ पे रखी हुई है, उस बुक को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि उस बुक से जो रेज आ रही हैं वो आपकी आंखों तक पहुंचे। बोलो यस सर। तभी तो आप उसको देख पाएंगे ना। बोलिए। यस सर। अगर उस बुक पे मतलब लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स होगा, उससे लाइट ऐसे टकरा कर आपके तक जा रही होगी, लेकिन बुक से टकरा कर अगर लाइट नहीं आ रही है तो आप उसको देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे ना। इसीलिए तो अंधेरे में हमें चीजें नहीं दिखती हैं, क्योंकि अंधेरे में चीजों से लाइट हमारी आंखों पर आना बंद हो जाती है। क्लियर है? चीजों को देखने के लिए जरूरी यह है कि उन चीजों से लाइट टकराकर हमारी आंखों पर जरूर आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमने उसकी आंख बना दी, ठीक है, ये बड़ी बड़ी आंखें लेकर कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ये मिरर छोटा सा मिरर है। अब अगर यहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो इस मिरर में अगर ये सारी चीजें देख रहा है तो क्या उसको इस मिरर में ये बुक की, इस टेबल की, इस बेड की, इस साइकिल की इमेज दिखेगी नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी सर। क्यों? क्यों नहीं दिखेगी? सर सब अलग अलग जगह जा रही है सर, सब रेज उसकी आंखों पे नहीं पड़ रही। डायरेक्शंस में जा रही है इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द आई। नहीं, अगर ये मिरर को हम बहुत छोटा मान लेते हैं कि मिरर मान लो बहुत छोटा है, अभी उसकी आंखें बहुत तुमको छोटी दिख रही होंगी ना उसके सामने। मान लो ये मिरर इतना छोटा सा है, यहाँ पे रे आई इधर चली गई, यहाँ पे रे आई इधर चली गई, यहाँ पे आई नीचे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है। और इसके सामने देखिए आप बीच वाला भूल जाइए, आप बीच वाला, अरे बीच वाला आप भूल जाइए। अब बताइए ये वाले मिरर में ये सारी चीजें इसको दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? अगर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो उसकी आंखों पर पड़ेगी तो दिख जाएगी, नहीं दिखेगी तो नहीं दिखेगी। हाँ, तो डिपेंड करता है ना मिरर के साइज पे। यस सर। है? बोलो भाई, मिरर के अंदर तो इसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी इन सबकी? ये टेबल की, ये बुक की, ये बेड की, ये साइकिल की, मिरर के अंदर तो बनेगी ना? बनेगी। अरे भैया मिरर के अंदर बन रही है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो रही है। ये वाली जो रे आ रही है वो बेड से आ रही है ना। बोलो सॉरी, साइकिल से। ये वाली जो रे आ रही है वो साइकिल से ही तो आ रही है। ये बेड से आ रही है। ये कहां से आ रही है? टेबल से आ रही है। ये वाली कहां से आ रही है? बुक से आ रही है। तो ये सारी रेज आ तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट से रही है जो मिरर पे पड़ती हैं और फिर मिरर उन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है। बोलो, तो ये सारी रेज ऑब्जेक्ट से आकर मिरर पे पड़ रही हैं
और मिरर अगर उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इन सबकी इमेज मिरर के अंदर तो दिखेगी ही ना। अब देखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ खड़ा हुआ है। अगर वो ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहां पे उसको मिरर पूरा दिख रहा है तो मिरर के अंदर जितनी इमेज बन रही सब दिखेंगी उसको। बोलिए। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका ये वाला मिरर होता है, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का एंगल व्यू जो है काफी वाइड होता है। देखो कितना वाइड है, कितनी सारी चीजें कवर कर रहा है ये। फिर से देखते हैं यहाँ पे, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर पे रेज आती हैं, इधर चली जाती हैं, कोई रे आती है, कोई इधर चली गई, ठीक है। ये इस तरह से रेस का आना जाना लगा रहता है। ये ऐसे सारी रेस को इधर उधर डायरेक्शन में फैला देता है ये। अब तुम खुद देखो यहाँ पे, क्या इसका तुमको ये एंगल व्यू वाइड नहीं दिख रहा है काफी? यस सर, वाइड। Yes, sir. सर वाइड एंगल व्यू है। वाइड एंगल व्यू का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजों की इमेज एट अ टाइम बना देगा। यस सर। यस सर। इन जगहों पर जहां जहां उसकी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जा रही, वहां पर जो जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम इसमें दिखेंगे। बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. यस सर। लेकिन एक चीज होगी, क्या? अगर इतनी सारी चीजें इतने छोटे से मिरर में दिख रही हैं तो सबका साइज अपना ओरिजिनल साइज रहेगा, छोटा छोटा हो जाएगा? छोटा 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 हो तो जाएगा। छोटा छोटा हो छोटा छोटा हो जाएगा, क्योंकि अकोमोडेट नहीं कर पाएगा ना अदरवाइज सबको। बोलो। सबको अगर Yes, yes. अपने अंदर लेना है, अपने अंदर समाना है, तो उसके साइज को बहुत छोटा होना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो इस कॉन्वेक्स मिरर की डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से हमें फायदा क्या होता है, ये बताओ। क्या फायदा होता है? कार्स का रियर ज्यादा व्यू, देख सकते हैं, सर छोटे कार एरिया का में रियर- ज्यादा दिखा देते हैं। वाइड एंगल व्यू मिलता है। कार्स का रियर- वाइड एंगल व्यू मिलता है, ठीक है। पहले, अब सीसीटीवी कैमरे आने से पहले क्या होता था, इन्हीं मिरर्स को यूज किया जाता था शॉप्स में। तो शॉप में क्या होता था, इस पर्टिकुलर जगह पे लगा देते थे, शॉप का वाइड एंगल व्यू ले लेता था वो। तो कभी शॉप में किसी तरह की थेफ्ट को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए इस तरह के मिरर यूज होते थे। अब तो सीसीटीवी कैमरे आ गए हैं तो अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता। अभी भी ये कहाँ लगता है, हम आपको दिखाएंगे कि ये कहीं पर जब आप जाते हैं तो शार्प टर्न होता है जहाँ पे। तो शार्प टर्न जहां पे होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में, कॉलोनी में ऐसे लगे होते हैं, ताकि आपको इधर से अगर आप जा रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए जैसे अगर ऐसे आप जा रहे हैं और यहाँ पे ये शार्प टर्न है, ठीक है। तो शार्प टर्न में क्या है, इधर से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है और आप इधर से मुड़ने वाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा सा लगा होगा। तो वो क्या करेगा, आप इधर से जाते टाइम पे इस मिरर में देख लेंगे कि इधर से कोई ट्रक आ रहा है या कोई और गाड़ी आ रही है, तो आप थोड़ा स्लो हो जाएंगे। तो शार्प टर्न जहाँ पे होते हैं उस पे मोड़ पे लगा होता है अभी भी ये। और कहाँ यूज होता है, और रियर व्यू मिरर मेट्रो स्टेशन में भी लगा हुआ है। गाड़ियों में rear लगा view, होता है रियर व्यू मिरर। अब वो छोटे से मिरर में जो गाड़ी में लगा होता है, उसमें पीछे कितने सारे चीजें, कितने व्हीकल चल रहे होते हैं, उन सबकी इमेज बना देता है, छोटी छोटी करके दिखा देता है। खैर उसको हम लोग अगले टर्न पे देखेंगे अच्छे से, उसकी इमेज देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो आज हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर दिया, और स्फेरिकल मिरर में हमने क्या क्या देखा कि डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर क्या होते हैं। अगले टर्न पे हम लोग ये इमेजेस कैसी बनाते हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और लंदन में तो एक बिल्डिंग है, उसको वॉकी टॉकी बोलते हैं, उसके सामने तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारी चीजों में आग लगनी शुरू हो गई थी, शीशे पिघलने शुरू हो गए थे। तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम अगले टर्न पे समझेंगे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं हम लोग। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सर। एक्सिस क्या है, फोकस क्या, फोकल लेंथ क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी लिखा जाता है, क्योंकि ये उतनी ही डिस्टेंस पे होती है जितनी डिस्टेंस ये है, सेम डिस्टेंस पे होती है। तो ये पहला है फोकस है, दूसरा फोकस भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। बोलो, ये सबको क्लियर है ना? ये कौन से मिरर की बात हो रही है यहाँ पे? ओके। हाँ, कॉनकेव मिरर है ये, क्योंकि ये एक सर्किल से, मतलब उस स्फेयर से बना हुआ है, उस स्फेयर से निकला हुआ है, ठीक है। तो एक स्फेयर का पार्ट होने की वजह से ये कुछ इस तरह से रहा होगा स्फेयर, उस स्फेयर से काट के हमने इसको निकाला है। तो स्फेयर का एक सेंटर होता है, तो ये सेंटर हो गया, वो ही सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। उस स्फेयर की रेडियस होती है, कहीं से भी उसकी कोई भी लेंथ लेंगे वो रेडियस कहलाएगी, ठीक है। ये देखिए, कोई भी डिस्टेंस आप कहीं से भी ले लीजिए वो रेडियस है। तो इसी तरह इसकी भी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर तक की जो डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ, वो रेडियस कहलाती है। कोई सी भी डिस्टेंस ले लीजिए आप, वो रेडियस कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात? उसके बाद क्या देखा था हमने?
कि जो रेडियस है यानी ये वाली पूरी लेंथ जो है वो रेडियस कहलाएगी। रेडियस यानी रेडियस मिरर में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और जिस पॉइंट से इस दूरी को लेते हैं उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है। पोल वो पॉइंट होता है जो मिरर को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी ये वाला एक हाफ और एक ये वाला हाफ, तो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट आपका पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को रेडियस कहा जाता है। इसके बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इतनी सारी चीजें हमने देखी थी कॉनकेव मिरर के बारे में। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल इन सब से होकर गुजरती है, देखो, तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है बेटा? मिरर का जो पार्ट रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है मिरर का, यानी जितना हिस्सा आपका मिरर का ये दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये वाला पूरा हिस्सा मिरर का जिसमें लाइट रे आएगी, पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, ये क्या कहलाता है? अपर्चर कहलाता है। हाँ, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी थी। ये चीज़ अभी कॉनकेव मिरर के लिए थी पीछे, अब देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये सर्किल ऐसे बन रहा है इधर जाकर, तो इसका जो सेंटर होगा वो राइट साइड में होगा, क्योंकि सर्किल का सेंटर तो बीच में ही होगा। अब इसकी रेडियस भी राइट साइड में होगी, ठीक है, इसके सारे चीज़ें राइट साइड में होंगी, फोकस भी राइट साइड में होगा, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो फोकल लेंथ कहलाती है वो भी राइट साइड में होगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो भी हमने पीछे देखी। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे भी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम यहाँ पे भी अपर्चर ही बोलते हैं, ठीक है। तो क्लियर है सभी बच्चों को? ये देखिए, दोनों को कंपेयर करके भी देख सकते हैं एक साथ, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। दोनों सर्किल के अलग अलग हिस्से से निकले हैं ना, इसलिए ऐसा है, ठीक है। ऐसे सर्किल को बीच से आप काट दीजिए स्फेयर को, तो एक स्फेयर का ये वाला हिस्सा होगा और एक ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होगा इसमें अंदर से रेज आकर टकराएंगी, और जो ये वाला हिस्सा होगा इसमें बाहर से टकराएंगी। तो जो बाहर वाला है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जिसमें अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव बोलते हैं। तो ये कॉनकेव होता है जिसमें रे अंदर से टकराती हैं, जो केव की तरह होता है, जो अंदर से केव की तरह होता है, देखिए ये केव की तरह है बिल्कुल। और दूसरा कॉन्वेक्स होता है, तो ये वाला आपका कॉन्वेक्स है, यानी चम्मच का एक अंदर का हिस्सा जिससे हम खाते हैं वो कॉनकेव है, और चम्मच का बाहर का हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है, उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है ना सबको? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? देख लीजिए दोनों, अगर है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नहीं है? चलो भैया, ये क्वेश्चन करके बताओ, इसका आंसर कितना होगा? What is the angle of incidence if the ray makes an angle of 100 degree with the plane surface of a plane mirror? ध्यान से क्वेश्चन सुनो, देखो, पढ़ो, और उसके बाद सोच समझ के आंसर करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? 10 kg 10 डिग्री? श्योर है? क्या बोल रहे हो? यस 10 डिग्री। 10 डिग्री, अच्छा 10 डिग्री, सभी लोग 10 डिग्री बोल रहे हैं। चलो देख लेते हैं। रे मेक्स एन एंगल ऑफ 100 डिग्री विद द प्लेन सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर के प्लेन सरफेस के साथ, मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके प्लेन मिरर के प्लेन सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस अब इफ द रे मेक्स? अगर रे इसके साथ 100 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब रे ऐसे आ रही है ना, ये इस तरह से, बोलो, क्या ये वाला एंगल दिया है हमें 100? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? बोलिए। नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कहाँ आएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आएगा ना, ये वाले पे। चलो फिर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा होगा? तो 90 बना रहा होगा दोनों साइड से। अच्छा, ये वाला एंगल अगर 90 हो गया तो ये वाला कितना बचा? 10 डिग्री। तो यही क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है।
आगे चलते हैं। Yes sir. हाँ, ये एक बिल्डिंग है लंदन में, इसका नाम है वॉकी टॉकी। एक बार क्या हुआ, इस बिल्डिंग के सामने कुछ कार खड़ी हुई थी, कुछ दुकानें थी, उनके जो ग्लासेस वगैरह थे, कारपेट्स थे, इवन वो कारपेट जलने लगे, उनमें आग लग गई, और जो गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे पिघलने लगे, और जो ग्लासेस थे, डोर थे, यानी दुकानों में जो ग्लास के डोर लगे हुए थे वो पिघलने लगे। तो क्या हुआ होगा? सर कॉन्केव मिरर सर सारी सनलाइट एक जगह कंसंट्रेट होकर मेल्ट करती है। सर सारी रेस को कन्वर्ट कर देगा। इन दोनों में से कौन सा फिनोमेना हो रहा होगा? कॉन्केव वाला हो रहा होगा, पक्का है ये? ऐसा कुछ हुआ होगा। लाइट रे आ गई एक जगह पे, सारी मिल गई आके, उसकी वजह से उसका इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो आग लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लाइट रे सन से कुछ इस तरह से आ रही होंगी पैरेलल। बोलिए। और फिर ये सारी एक जगह पे फोकस हो गई होंगी, ऐसा हुआ होगा? यस सर। ये आपको दिख रहा है ना, ये कॉनकेव टाइप का है, देखो इसका शेप देखो, इसका शेप भी दिख रहा होगा, कॉनकेव शेप की है ये। तो अगर बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर क्या करना पड़ेगा? हैं? क्या यूज करना? और ये एक्चुअल में हुआ था, मतलब ये कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ मैं, ये वाकई में बिल्डिंग है, तुम लोग देख भी सकते हो उस पे, विकिपीडिया पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग नेचर की वजह से ऐसा हुआ है ना मिरर के। अब आइए, ये तो डिस्ट्रक्टिव यूज था कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का, एक कंस्ट्रक्टिव यूज दिखाते हैं आपको कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का। ये देखिए सभी के घर में लगी होगी है, लगभग दिख रही है, काफी धुंधली सी है, दिख रही है नहीं दिख रही है? दिख रही है। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जो रिसीवर लगा होता है, ये रिसीवर लगा हुआ है ना, ये जो रिसीवर लगा होता है ये कॉनकेव है नहीं है? पहले ये बताओ। ये कॉनकेव है, ठीक है। ये जो रिसीवर लगा होता है ये बिल्कुल फोकस पे लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स आ रही है ना ऊपर से, उसी को तो कैच करने के लिए लगे हैं भाई साहब, बोलिए। रेडियो वेव्स आ रही हैं सन से, जो ऊपर सैटेलाइट घूम रहा है। अब वो रेडियो वेव्स क्या करेंगी? पैरेलल आएंगी सब सन से नीचे। अब जब नीचे पैरेलल आएंगे तो ये पैरेलल रेस के साथ क्या सलूक करता है? ये क्या करेगा उनको? हाँ, एक जगह यानी फोकस पे ये देखिए सबको फोकस पे प्रोड्यूस कर देगा, ये देखिए मिला देगा, कन्वर्ज कर देगा, तो सबको फोकस पे कर देगा। इसीलिए रिसीवर को फोकस पे लगाया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडिएशन रिसीवर तक पहुंचे और आपको जो टीवी लगा है नीचे उसमें बहुत क्लियरली सारे सिग्नल मिलें, उसको सारे चैनल आप अच्छे से देख पाएं, ठीक है। और कभी भी जब बंदर वगैरह इसको हिला देते हैं तो क्या होता है, ये रिसीवर क्या यहाँ से अगर हिल गया, ये फोकस से हट गया, तो अब ये जो सारी जो रेज आ रही हैं वो तो अब इसके ऊपर पॉइंट नहीं करेंगे, यहाँ पे सारी फोकस पे आके गिरेंगी नहीं, यानी ये फोकस पे तो गिरेंगी लेकिन ये फोकस पे नहीं रह गया है हिलाने की वजह से। फिर आप ऊपर जाते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, फिर नीचे दोबारा से सही सिग्नल आने लगते हैं। होता है ऐसा? हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कोई बच्चा? हाँ, ये रेडियो वेव्स है ना, तो दे आर लाइट वेव्स तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या चीज़? फिर से बताओ, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आपने कहा सर रेडियो वेव्स है ना? हाँ, मतलब जिस भी तरह की जो रेडियो उससे आ रही हैं, सैटेलाइट से जो भी वेव्स आ रही हैं यहाँ पे गिर रही हैं, कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आएंगी ना सारी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन सी हैं? हाँ बोलिए बोलिए। अरे तो लाइट ही तो इतनी सारी वेव से मिलकर बनी है, मतलब विजिबल लाइट तुम सोच रहे थे? नहीं, लाइट पूरी लाइट, मतलब जो भी लाइट आ रही है सन से,
लाइट पूरी एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करती है। अभी हम दिखाएंगे जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, रेनबो वगैरह के बारे में, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें हम आपको सारी रेडिएशन के बारे में पढ़ाएंगे, इंफ्रारेड और जितनी भी होती हैं, पूरी जो सनलाइट है उसमें विजिबल इनविजिबल दोनों तरह की रेडिएशन के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबके साथ यही है, लाइट एक जैसा बिहेव करती है। मतलब तुम क्या सोच रहे थे खाली विजिबल लाइट इस तरह से बिहेव करती है, क्यों? याद नहीं बेटा, सारी लाइट एक ही तरह से बिहेव करती है। तुम्हें क्या लगता है विजिबल लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, बाकी सबकी कुछ और होती होगी? बोलो। पॉसिबली? अरे नहीं, लाइट की स्पीड सबकी एक जैसी ही है, पूरी लाइट की बात हो रही है। अब वो उसके अंदर क्लासिफिकेशन स्पीड के बेसिस पे नहीं है। स्पीड तो कॉमन चीज है जो हर तरह की लाइट वेव्स में एक ही जैसी रहती है, चाहे वो इंफ्रारेड हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो विजिबल रेडिएशंस हो, ठीक है, कोई भी हो, क्लियर है, चाहे गामा रेडिएशंस हो, सबकी स्पीड एक जैसी है। और इसको हम देखेंगे जैसे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा रिफ्लेक्शन वाला, उसके बाद हम उसी पे आएंगे। बोलो ये क्लियर है सबको, इसका यूज ये? आगे चलते हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान से सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर पैरेलल लाइट रे आएगी और वो मिरर से टकराती है, स्फेरिकल मिरर और उसमें भी कॉनकेव मिरर से, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ फोकस हो जाती है? फोकस पे सारी आके मिल जाती हैं, ठीक है, जिसको हम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कहते हैं उसकी। अगर हम इसके रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है अगर हम लाइट सोर्स को उठा के कहाँ रख दें? हाँ, लाइट सोर्स को उठा के हम फोकस पे रख दें, पूरा हमने रिवर्स कर दिया प्रोसेस। ये फोकस है, यहाँ पे हमने लाइट सोर्स को उठा के रख दिया, यानी बल्ब को रख दिया। अब वो हर डायरेक्शन में रेडिएशन जाएंगी, जो रेडिएशन यहाँ इससे टकराएंगी मिरर से, आपके इस कॉनकेव मिरर से, उनके साथ क्या होने वाला है जरा देखते हैं। तो जब हमने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग रिजल्ट हमको मिले। क्या थे कि ये जब रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जा रही थी सब, ये देखिए, यानी बिल्कुल उल्टा एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिना हो रहा था यहाँ पे। क्या एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिना है कि जब आप पैरेलल भेज रहे थे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे आके सब मिल रही थी, अब आप फोकस पे रख दे रहे हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रही हैं, यानी वो पाथ वही फॉलो कर रही हैं। क्यों? बोलो, पाथ वही फॉलो कर रही है ना। अगर आप ऑब्जेक्ट की और इमेज की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो पाथ नहीं बदलेगा, हाँ डायरेक्शन बदल जाएगी, पाथ नहीं बदलेगा। पाथ वही है, जब आपको पैरेलल लाइट सोर्स आपका कहीं सन पे था, मान लीजिए सन को मान रहे थे या कहीं बहुत दूर रखा था आपने, वहां से लाइट रे पैरेलल आ रही थी मिरर पे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे पॉइंट कर रही थी, सब मिल रही थी। अब आपने फोकस पे रख दिया लाइट सोर्स, तो पाथ वही फॉलो कर रही हैं, अब बस इधर से उल्टा होके जा रही हैं कि पहले मिरर पे टकराती हैं फिर ऐसे चली जाती हैं। तो इस फिनोमिना को जब आप ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन को खाली इंटरचेंज कर देते हैं, यानी जहां पहले ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट का मतलब लाइट सोर्स था, इमेज का मतलब है जहां पे सब मिल रही हैं। पहले यहां मिल रही थी ना फोकस पे आकर, तो वहां इमेज बन रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया, लाइट सोर्स को उठाया और वहां रख दिया जहां पहले इमेज बन रही थी। तो अब आप देखेंगे कि अब इमेज वहां चली जाएगी जहां पहले ऑब्जेक्ट था। बोलो ये बात क्लियर है? अब हाँ, इस फिनोमिना को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, या रीट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रीट्रेसेबिलिटी, रीट्रेस कर लेती है, अपने पाथ को रीट्रेस कर लेती है, उसी पाथ पे रिवर्स हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बोलिए। लाइट, हाँ, हमने बताया कि अगर हम देखो पहले क्या था, यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर हमने बनाया यहाँ पे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। हम अगर इस पे पैरेलल लाइट रेज भेजते हैं, पहले हम क्या करते थे, पैरेलल लाइट रेज भेज रहे थे, वो क्या हो रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन सब कहाँ मिल रही थी? फोकस पे मिल रही थी। बोलिए। हाँ, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं दूर रखा हुआ था, शिट, हाँ, ऑब्जेक्ट आपका कहीं दूर रखा हुआ था, यहां पे कहीं रखा हुआ होगा दूर इन्फिनिटी पे, लेकिन इमेज कहां बन रही थी उसकी, बताइए? फोकस पे बन रही थी। इमेज वहां बनती है जहां लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट कर जाती हैं, तो मिल जाती हैं। अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, हमने ऑब्जेक्ट यानी लाइट सोर्स को उठाकर इमेज की जगह पे रख दिया। ये देखो यहां रख दिया, इमेज की जगह पे उठा के फोकस पे रख दिया। अब इमेज कहां बनेगी ये सवाल है, तो इमेज वहां चली जाएगी जहां पहले ऑब्जेक्ट था।
ये देखो इमेज कहाँ चली जाएगी बताओ, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी, हाँ तो इमेज चली जाएगी आपकी इन्फिनिटी पे। इस फिनोमेना को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ रीट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट अपने उसी पाथ को रीट्रेस कर लेती है जिससे वो पहले आ रही थी। अगर आप सिर्फ पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए, लाइट सोर्स को इमेज की जगह पे रख दीजिए तो इमेज लाइट सोर्स की जगह पे चली जाएगी। क्लियर है बेटा? हाँ, तो अब इस फिनोमेना का यूज कहां किया हमने, आओ इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखिए इसका एप्लीकेशन टॉर्च से दिखाते हैं हम आपको। हमने क्या किया कि पहले हम क्या कर रहे थे, फिर से एक बार हम पीछे चलते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये कर रहे थे कि अगर हम लाइट रेस को पैरेलली डालते थे तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटेंसिटी का हमें यहाँ पे इमेज मिलती थी फोकस पे। अब हमने सोचा कि अगर हम फोकस पे उठा के लाइट सोर्स को रख देते हैं तो फिर क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखो फोकस पे उठा के लाइट सोर्स को रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से खूब सारी रेज निकलेंगी नहीं निकलेंगी, बोलो, लाइट सोर्स से, और वो सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? हाँ, तो क्या आपको ये एक बहुत इंटेंस बीम ऑफ लाइट मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ, तो अब आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहां देखिए टॉर्च में यही तो होता है कि हम क्या करते हैं, ये जो बल्ब लगा है ना, इसके पीछे कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। अब क्या होगा, बल्ब से जब लाइट रे निकलेगी तो वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे पड़ेगी तो क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। बोलो बेटा, ऐसे तो ये इस तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सब पैरेलल हो जाएंगी। तो आपको टॉर्च में बीम मिलता है, नहीं मिलता है, बीम ऑफ लाइट मिलता है? हाँ, और यहाँ पे फोकस, यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के लिए भी एक लगा रहता है, उससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से करके होता है, ऐसे ऐसे आप इस तरह से उसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे से, उसके बीम को पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, ऐसा अगर आपने किया हो कभी टॉर्च के साथ। बोलो ये बात समझ में आई? ये फिनोमेना, ये चीज हम कैसे यूज कर पाए, अगर हमको प्रिंसिपल ऑफ रीट्रेसेबिलिटी ऑफ लाइट या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम ये चीज, बल्कि एक्सपेरिमेंटली ही किया गया होगा, तब पता चला कि लाइट इस तरह बिहेव करती है कि अगर आप खाली उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए तो वो अपना पाथ नहीं छोड़ती है, वही पाथ फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा इसका यूज और कहाँ किया हमने, कार हेडलाइट में, बाइक हेडलाइट में, हर जगह किया। हाँ, कार हेडलाइट में, हाँ वहां पे भी, सोलर कुकर में भी किया हमने। ठीक है, सोलर कुकर में तो हम वो वाला करते हैं जो पहला वाला भी हमने बताया था, जब पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो उसको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। सोलर कुकर तो वो चीज हो गई, क्योंकि सन से जो लाइट रे आ रही हैं उनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब उनको एक पॉइंट पे फोकस कर दिया जाएगा तो कलेक्टिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तभी वो जो बिल्डिंग थी वॉकी टॉकी वाली, उसके सामने की जो दुकानें थी वो जलने लगी, कारपेट जलने लगे, शीशे पिघल गए, तो वो वाला फिनोमेना है। ठीक है, वो सोलर कुकर में वही वाला फिनोमेना तो लगेगा जब वो सन रेज को एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, ताकि वो खाना जो है वो सिर्फ सन रेज से ही बन जाए। क्लियर है? हाँ, ये जो दूसरा फिनोमेना हम बता रहे हैं कि अगर हम फोकस पे लाइट सोर्स को रख देते हैं और वो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल बीम मिल रहा है, पैरेलल बीम का क्या काम है सोलर कुकर में? कोई काम नहीं है ना, बोलिए। हाँ, तो पैरेलल बीम का काम कहाँ है? हेडलाइट्स में होता है, कार की सर्च लाइट्स में होता है। ठीक है, ट्रेन में या गाड़ियों में, बाइक में। देखिए यहाँ पे जैसे कार की हेडलाइट में कैसे काम करेगी, ये देखिए एक ऊपर आपको दिखाया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉर्च में बना हुआ था। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, आगे बल्ब लगा दिया है, उस बल्ब से जो रेज निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में जाएंगी, बोलो इस तरह से, और उसके बाद क्या करेगा, ये सबको रिफ्लेक्ट कर देगा पैरेलली। बोलिए बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये देखिए, तो हमें बीम ऑफ लाइट मिलता है, और ये बीम ऑफ लाइट की जो लेंथ होती है वो कहां तक जाती है, अभी अब बताइए सोच के। तो इंफिनिटी, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएगी। हाँ, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहां देखिए वही चीज यहां पे भी दिखाई गई है, सेम चीज कि अगर आप बल्ब को, अच्छा बल्ब को कहां पे लगाएंगे हम? फोकस पे लगाएंगे, बिल्कुल सही। और उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? कॉनकेव रिफ्लेक्टर, कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगाएंगे हम, ताकि वो पैरेलल कर दे लाइट रेज को, जैसे उसने यहाँ पे देखिए कर दिया पैरेलल। ये देखिए किस, हाँ बोलो। इमेज मतलब इमेज से मतलब है क्या चीज? इमेज सर, इमेज क्या? इमेज
Sir, in the principle of reversibility of light, sir, आपने कहा था जो image form होती है, हाँ इन्फिनिटी पे, हाँ ये sir कौन सी type की क्या इमेज इन्फिनिटी फॉर्म होती है, मतलब ये जो बीम ऑफ लाइट आपका मिल रहा है वो बीम ऑफ लाइट की जो लेंथ है वो इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब उसकी कोई आप लेंथ को मेजर नहीं कर सकते कि वो 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर ही होगी, वो आप जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी वहाँ तक आपको वो बीम ऑफ लाइट मिलेगा। तो इनफाइनाइट जो हमारी फार डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अभी हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ड में कि हमारी जो फार विजन होती है कितनी दूर होती है, तो आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक वो बीम ऑफ लाइट जाएगा, तो उसी पे कह दिया जाता है कि इन्फिनिटी तक जाएगा, फाइनली वहाँ मिलेंगी रेट जाके। पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रेस कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। मतलब एक्चुअल में कहीं कोई कभी नहीं गया, ना कोई जानता है कि इन्फिनिटी कोई पॉइंट है या नहीं है, लेकिन सिंस पैरेलल रेस के बारे में हमने एक कन्वेंशन बना लिया है, मैथमेटिकली हमें कुछ ना कुछ जो है उसके बारे में रिजल्ट निकालना है, कंक्लूजन निकालना है, तो हमने उसके बारे में हमने कह दिया कि वो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये पैरेलल हो जा रही है इसलिए इनके बारे में कह दिया गया कि वो इन्फिनिटी पे ही जाके मिलेंगी। बोलो क्लियर है? बीम ऑफ लाइट लेना है तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगाएंगे ना। बीम ऑफ लाइट कौन देगा हमको, कॉनकेव रिफ्लेक्टर देगा। अभी हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की तो अभी पढ़ी नहीं हमने। ये सब कॉनकेव के बारे में बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग, सब कुछ अब तक जितना भी अभी पढ़ा है। हाँ, और किसी को डाउट अभी इसमें, या फिर से समझाएं? चलें आगे फिर। हाँ, अब आते हैं कॉन्वेक्स पे। क्लियर हो गया ना पीछे सबको ये सब? बोलिए, ये सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए? बोलो बेटा। हाँ ठीक है, समझना ज़रूरी है क्योंकि इसका यूजेस आ जाते हैं एग्जाम में। अभी हम कॉन्वेक्स भी बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है फ्लड लाइट्स में कौन सा मिरर लगाया जाता है फ्लड लाइट्स में। फ्लड लाइट्स पता है किसको कहते हैं? फ्लड लाइट्स बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया, सर बहुत दूर तक लाइट करती है, बहुत दूर तक जाती है। और कोई कुछ बताएगा? सर इंटेंसिटी का। अच्छा, फ्लड लाइट्स कहाँ यूज होती हैं? फ्लड लाइट से तुम लोग कहीं बाढ़ वाली लाइट तो नहीं समझ रहे हो? फ्लड माने बाढ़ भी होता है कहीं, फ्लड लाइट से बाढ़ वाली लाइट तो नहीं समझ? हाँ अच्छा, तो इसका नाम फिर फ्लड लाइट क्यों है? हैं? देखो फ्लड लाइट्स आपकी, आपने मैच देखा है क्रिकेट मैच? क्रिकेट मैच स्टेडियम में जो लाइट लगी होती है क्रिकेट मैच के स्टेडियम में, वो फ्लड लाइट्स होती हैं। फ्लड लाइट्स का मतलब ये होता है फ्लड, अरे सुन तो लो, मतलब अब उसमें कॉन्वेक्स मिरर है, कैसे पता उसमें कॉन्वेक्स मिरर है? कैसे पता उसमें कॉन्वेक्स मिरर है? सर वो डाइवर्ज कर देती है, तो एक लार्जर एरिया में लाइट पड़ती है, तो वहाँ उनको डाइवर्ज कराना मकसद होता है क्या फ्लड लाइट्स में, या ज़्यादा इंटेंसिटी? हाँ, लार्जर एरिया से लाइट डालना। देखो फ्लड लाइट का वो क्या होता है मकसद पहले समझो। फ्लड लाइट्स में आप उनको लाइट काफ़ी इंटेंसिटी वाली देनी होती है नीचे, जितने पे एरिया पे लाइट पड़े वो बहुत हाई इंटेंसिटी हो, तभी तो मैच अच्छे से चलेगा। बोलो। फ्लड लाइट में और रोड लाइट में क्या फ़र्क है भाई? रोड लाइट में हम मैच खेल सकते हैं क्या उतने अच्छे से? जो रोड लाइट स्ट्रीट लाइट लगी होती है नहीं खेल सकते ना। क्यों? क्योंकि वो लाइट फैला नहीं रही है, क्या फैला रही होती है? क्या नहीं होता है वहाँ पे बताओ? हाँ, इंटेंसिटी नहीं होती है, ठीक है। दूर तक फैली तो है लेकिन उतनी ज़्यादा इनफ नहीं है कि हम उतना ज़्यादा अच्छे से खेल सकें वहाँ पे, हमें चीज़ें अच्छे से क्लियरली नज़र आएँ। जबकि इस लाइट का मकसद ये होता है कि ये पूरे में चाहे ज़्यादा एरिया ना भी कवर करे, थोड़ा एरिया कवर करे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? इंटेंसिटी के साथ होनी चाहिए, ठीक है, ताकि बिल्कुल वहां पे क्या लगे, दिन है, जितने भी एरिया पे कवर करेगा ऐसा लगेगा बिल्कुल दिन है, सूरज की रोशनी की तरह है। इसका नाम फ्लड लाइट्स इसीलिए है भी कि फ्लड की तरह बिल्कुल फैल जाती है। जैसे बाढ़ आती है तो पानी हर जगह फैल जाता है ना, तो ऐसे ही फ्लड लाइट का मतलब है लाइट का फ्लड आ गया है। लाइट का फ्लड मतलब लाइट की बाढ़ आ गई है,
जब पानी की बाढ़ आती है तो हर जगह पानी पानी होता है, कोई जगह पानी से खाली नहीं होती है। तो फ्लड लाइट में लाइट की फ्लड आ गया एक तरह से कि हर जगह लाइट ही लाइट है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं वहां पे, इसलिए उसको फ्लड लाइट भी बोलते हैं। तो फ्लड लाइट में मकसद क्या होता है कि इंटेंसिटी लाइट की अच्छी खासी हो, छोटे एरिया में ही हो चाहे, इसीलिए अलग अलग तरह के पिलर्स लगाए जाते हैं। और वहां पे अब तो वो भी लगने लगी है स्टेडियम में, वो वाली आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल, तो इसमें लगी होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, किनारों पे। अब वो पिलर्स वाला सिस्टम भी हट गया है, यहाँ पे भी लगने लगी है, लेकिन जनरली पिलर्स लगे होते हैं। तो वहां मकसद क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़े। तो बताओ कौन सा मिरर यूज होगा, बताइए। फ्लड लाइट्स में कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर यूज होगा, बिल्कुल सही बात है, कॉनकेव मिरर। तो फ्लड लाइट में भी कॉनकेव मिरर ही यूज होता है, जहां भी हमें इंटेंसिटी बढ़ानी है लाइट की, बहुत क्लियर व्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, और वो भी बहुत क्लियरली वहां पे जो चीज़ें हैं वो विजिबल हो जाए, अगर हम ये चाहते हैं तो वहां पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर फैलाता जरूर है, लेकिन उसका इंटेंसिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं वापस लौट के। अब यहां पे देखिए कि कॉन्वेक्स मिरर पे अगर हम पैरेलल लाइट रे डालते हैं तो क्या होता है, हमने ये पहले देख चुके हैं। क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं वो लोग, क्या बोलते हैं इनको, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाँ डाइवर्जिंग। तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। अब अगर आप इसकी इमेज देखना चाहते हैं तो इमेज आपको कहीं स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रेस कहीं मिल नहीं रही है एक्चुअल में, ठीक है, रेस कहीं पे मीट नहीं कर रही। तो अब ये कहाँ, ये मिरर के अंदर दिखेगी आपको इसकी इमेज, और मिरर के अंदर जो भी इमेज दिखती है वो वर्चुअल होती है, उसमें आपको रेस को बैकवर्ड जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है, जब वो जहाँ पे वो रेस मिलेंगी वहीं पे उसकी इमेज मिलेगी। तो इन सारी रेस को जो डाइवर्ज हुई थी उनको पीछे हम ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करके ले जाते हैं, और जहाँ पे ये सारी रेस मिलती हैं वो आपका पॉइंट क्या कहलाता है, वहाँ पे इमेज बनेगी, और ये फोकस पे मिलती हैं आके। अगर पैरेलल का केस है तो सब फोकस पे ही मिलेंगे आके। तो ये वर्चुअल का केस है, ये एक्चुअल में यहाँ लाइट रे मिल नहीं रही है, यहाँ पे इमेज सिर्फ आपको कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ही दिखेगी, ठीक है। और ये वाइड एंगल व्यू होता है, हम ये भी पहले बता चुके हैं आपको। वाइड एंगल व्यू की वजह से ये क्या करता है, बहुत बड़े एरिया की आपको इमेज दिखा सकता है, यानी उसमें जो जो ऑब्जेक्ट रखे होंगे उन सब की छोटी छोटी इमेज अपने अंदर बना देगा और सब आपको दिखा देगा। अब इसका ये इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसको हम रियर व्यू मिरर की तरह यूज करते हैं, या ये देखिए आपका ये कहाँ यूज होता है, ये हमने बताया भी था आपको, दुकान में जहाँ, हाँ शॉप्स में भी यूज होता है। बाकी कहीं पे स्टीप टर्न होता है वहां पे यूज होता है, कहीं शार्प टर्न होता है तो वहां पे यूज होता है। अब तो सीसीटीवी लग गए हैं तो ये ज्यादा यूज नहीं है इनका, लेकिन अभी भी यूज होते हैं ये कई जगह पर, खूब बड़े बड़े लगे होते हैं, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है कई जगह पे इसका। तो रियर व्यू मिरर की तरह ये देखिए, ये है रियर व्यू मिरर, ठीक है। ये देखिए शार्प टर्न पे लगा हुआ है, दिख रहा है ना। अब इधर से कोई आ रहा है अगर, और इधर से ये देखिए ट्रक रखा हुआ है इधर से सामने से, क्लियर है बेटा। अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, दिख रही है नहीं दिख रहा है, क्या मतलब है इसका, सर कॉन्वेक्स मिरर सर बहुत ज्यादा एरिया पे क्लोज होता है, इसलिए सर बिल्कुल छोटी दिखती है ऑब्जेक्ट्स, सर इसलिए वो हाँ बिल्कुल करने के लिए थोड़ा पीछे दिखा दे। हाँ अच्छा, आप अगर ये नहीं लिखा होगा तो आप समझेंगे ये कार अभी बहुत पीछे है, क्योंकि कार छोटी दिख रही है लेकिन इतना पीछे नहीं होती। अगर आपने गाड़ी मोड़ दी तो फिर एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए गाड़ी मोड़ने से पहले क्या करना चाहिए, इंडिकेटर भी, और पीछे देख भी लीजिए मुड़ के कि गाड़ी है कहाँ पे, पीछे वाली बहुत ज्यादा पास है तो उस हिसाब से करिए। मतलब सिर्फ इस मिरर पे रिलाई करते हुए गाड़ी को मत घुमाइए, ठीक है, खासकर अब जब भी मोड़ पे जो है शार्प टर्न ले रहे हैं आप, इसलिए भी ये होता है। वैसे तो गाड़ियों में वो भी लगे होते हैं, कैमरे भी सामने से आ गए हैं, लेकिन ये जब मिरर यूज होते थे तो इस तरह की कैजुअलिटीज हो जाती थी, ठीक है। तो रियर व्यू मिरर की तरह यूज होता है ये, और ये आपका टर्न्स पे लगा होता है, शार्प टर्न जहाँ पे होते हैं वहाँ पे अभी भी ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बना देता है और उसमें बहुत सारी चीज़ों को एकोमोडेट कर लेता है। हाँ बेटा बोलो। तो जो मोबाइल के कैमरे होते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज होता है? नहीं तो कैमरा है, कैमरे की तो बात ही अलग है। कैमरे में मिरर यूज होगा या लेंस यूज होगा? तो अभी हमने लेंस नहीं पढ़ा ना। अच्छा सर, ओके सर।
लेंस पढ़ेंगे हम लोग मिरर के बाद। हाँ, ये देखिए, ये कौन सा मिरर है बताइए? कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में हमने इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे देखिए, इन्फिनिटी पे है, इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। अच्छा, अगर हम आपसे इमेज का नेचर पूछें तो क्या बताएंगे आप? हैं? रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं, तो इमेज कैसी है? रियल है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड, यानी उल्टी ही बनती है। ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे, पिक्चर भी दिखाएंगे इसकी कैसे बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटी है ना, बोलिए, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको आप बोल सकते हैं कैसी? पॉइंट साइज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी, और कहाँ बनेगी? एट फोकस। और क्या होगा? साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज होगा। ये तीन चीजें याद रखनी है आपको अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। क्लियर है बेटा? बोलिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, और कॉनकेव मिरर में बाकी पोजीशंस पे क्या कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं जब हम ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग पोजीशंस पे रखते हैं इन्फिनिटी के अलावा, तो क्या होता है। उससे पहले हम इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या रूल हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। यानी कि पहला रूल तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से, कॉनकेव मिरर के केस में। देखिए, अगर रे कैसी आ रही है बेटा? पैरेलल आ रही है, तो रूल क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, जो हम लोग बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर है ना सभी को? ये पहला रूल। आगे चलते हैं, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल वही है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाली ऑफ लाइट का। मतलब अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो क्या होगा? अगर लाइट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अभी हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसी को बोलते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट को। तो अगर रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, हमने इस तरह से लाइट सोर्स को रखा है कि वो डायरेक्ट फोकस से पास होकर मिरर पे टकरा रही है, तो फोकस से पास होकर अगर मिरर पे टकराएगी तो रूल ये है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके पैरेलल हो गई। बोलो बेटा, क्लियर हुआ? फिर से बता देंगे। हाँ, फिर से बता देंगे, बिल्कुल। पहला रूल क्लियर है ना? पहला भी बताएं फिर से। दूसरा, ठीक है। देखो, दूसरे में ये कह रहा है बेटा कि अगर हम लाइट सोर्स को इस तरह से एडजस्ट करें कि वो फोकस से पहले पास हो फिर मिरर पे टकराए, यानी लाइट सोर्स को इस एंगल पे हम रखते हैं कि उससे लाइट रे निकले और वो फोकस से पास होती हुई फिर मिरर पे टकराएं। पहले क्या हो रहा था? डायरेक्ट पैरेलल जाकर मिरर पे टकरा रही थी। इस बार हमने लाइट सोर्स को इस तरह एडजस्ट किया है कि पहले उस पर नहीं टकराएंगी मिरर पे, पहले वो फोकस से पास होंगी, तो कुछ इस एंगल पे रखा है उनको हमने। फिर जब वो फोकस से पास होती हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है कि जब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती हैं। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो दूसरा रूल ये कहता है, जो पहले का ही उल्टा है एक तरह से, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को अगर हम देखें बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल पहले वाले रूल का। अब थर्ड रूल पे आते हैं जो कि बहुत आसान है। थर्ड रूल को हम समझाते हैं इस तरह से आपको। आप सब लोगों ने सर्किल पढ़ा है ना 9th क्लास में? बोलो। सर्किल, सबने सर्किल पढ़ा है, हम सब जानते हैं। और वो टेंजेंट पढ़ा है, टेंजेंट? हाँ, ठीक है। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट, ये सब टेंजेंट है ना? ये सब टेंजेंट है, बोलो। क्या बना दिया मैंने? हाँ, ये टेंजेंट है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी कि अगर रेडियस को, जो सेंटर से लाइन को अगर हम यहां तक बनाते हैं, क्या हो रहा है आज? हाँ, ये जो रेडियस को अगर हम यहाँ पे डालें टेंजेंट पे, तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? हाँ।
तो और कोई भी लाइट रे अगर रेडियस से पास हो रही होगी इस तरह से मान लो, यानी वो डायमीटर हो जाएगी वो अपने आप में, और वो अगर टेंजेंट पे आके गिरेगी, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइट, कोई भी रे या कोई भी जो है वो पॉइंट अगर आप सेंटर से पास कराते हैं, कोई भी लाइन को अगर आप सेंटर से पास करा के और सर्कमफेरेंस पे भेजते हैं, तो वो सर्कमफेरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ये क्लियर है सभी बच्चों को? बोलो। हाँ, अच्छा ये बताओ कि प्लेन मिरर में हमने पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री में कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन पे वो कहाँ जाएगी? है? कहाँ जाएगी? उसी लाइन पे वापस लौट जाएगी क्या? हाँ, रिट्रेस कर जाएगी अपने पाथ को। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल पे ही कोइंसाइड कर जाती हैं। ठीक है, यानी अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब आ जाइए यहाँ आते हैं वही चीज़। ये देखिए, आपको पता है ये एक सर्किल का पार्ट है, बोलिए, मतलब स्फेयर का पार्ट है, सब जानते हैं। अब अच्छा बताओ, यहाँ से अगर हम कोई लाइट रे को सेंटर से होकर मिरर पे भेजेंगे तो मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? हाँ, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो यहाँ देखिए ना, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल एक ही लाइन पे आ जाएंगे सब सारे। क्लियर है सबको? बोलो। तो क्या रूल बना ये? तीसरा रूल क्या बना? बोलिए। तीसरा रूल क्या कहता है कि अगर लाइट रे सेंटर से पास होती है तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्योंकि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और 90 डिग्री बनाएगी तो उसको वापस उसी लाइन पे जाना पड़ेगा। तो समझ में आ गए तीनों रूल, या भी डाउट है किसी को? ये वाले रूल में किसी को डाउट? अरे अभी हमने तुमको बताया, ये सब नहीं समझ में आया? कहते हैं नहीं तुमको कि वो समझ आ गया सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसलिए वो क्योंकि रेडियस बन रहा है। हाँ, रेडियस बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये रेडियस है ना। ओके सर। हाँ, रेडियस बन रहा है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट रे को वापस उसी रास्ते से जाना पड़ता है। ठीक है, सर तो ये ऊपर कॉन्केव है, कॉन्वेक्स ये कॉन्केव की ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। सर कॉन्वेक्स अभी कराया नहीं ना, अभी कॉन्वेक्स पे आएंगे जब। अभी कॉन्वेक्स कहाँ कराया? 1 by 1 चल रहे हैं ना हम लोग। पहले कॉन्केव के रूल देखेंगे, कॉन्केव की इमेज देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स के रूल देखेंगे, कॉन्वेक्स की इमेजेस देखेंगे। ठीक है, वरना बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, अगर सेपरेटली चलेंगे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान है। बोलो, क्लियर है सबको? ये समझ में आया क्यों ऐसा होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर फिर रिफ्लेक्ट करेगी, तो फिर अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्लियर है बिल्कुल 100%? भैया टेंजेंट होता ही है, मान क्या रहे हैं हम लोग? मैथ्स में पढ़ के आ रहे हो नहीं? तो फिर वहां मान रहे थे या होता था वहां पे? भाई मेजर हम मेजर कर सकते हैं ना, प्रोटेक्टर से नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, चलिए इसके आगे इमेज फॉर्मेशन को हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।